कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हुए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये फ्रेंड्स उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर दोनों के लिए जो है वो उपयोगी है, क्योंकि इसी प्रकार के जो है क्वेश्चंस जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है आपको अगर नोट्स चाहिए उत्तराखंड जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, चाहे वो एलटी के हों, लेक्चरर के हों, या आपको प्रैक्टिस टेस्ट के चाहिए, या अदर अगर आपको जीके भी चाहिए, उत्तराखंड जीके चाहिए, या आपको हिंदी चाहिए, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। और आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और नोट्स पेड हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। तो चलते हैं आगे, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है वो है, आपकी कक्षा में यदि छात्रों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? तो पहला है, कुछ छात्रों से खड़े होकर पढ़ने को कहेंगे। दूसरा है, प्रधानाचार्य से फर्नीचर का प्रबंध करने के लिए कहेंगे। सी है, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे और बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना दे देंगे, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसी परिस्थिति के अंदर एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने शुरू में ही जो है वो बवाल काट दिया वहाँ पे, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक वर्ग विशेष के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो पहला है, इस आचरण के विरुद्ध आप मुहिम छेड़ देंगे। नेक्स्ट है, अन्य किसी की परवाह किए बिना आप अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। तीसरा है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, निष्पक्ष होकर अपना काम करते रहेंगे, ताकि इससे जो है वो बाकी जो टीचर्स हैं वो क्या करें, खुद इंस्पायर होकर इस चीज़ में आप मतलब वो सुधार करें अपने अंदर। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि ये जो है आचरण के विरुद्ध मुहिम छेड़ना भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप ये चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम हो जाती हैं, और एक्सट्रीम चीज़ें जो है वो कभी टीचर को नहीं करनी। ओके, आपने वहाँ पर टीचिंग करनी है, नेतागिरी नहीं करनी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शन गलत हो जाता है, और प्रधानाचार्य से शिकायत आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये चुगलखोरी के अंदर आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप विद्यालय के अंदर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी टीचिंग के माध्यम से सबको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विद्यालय विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? ओके, तो पहला है, शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है। सेकंड, शिक्षा के प्रसार में से बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों के स्वच्छ व शुद्ध मुद्रण ने छोटे छात्रों पर बहुत अनुकूल प्रभाव डाला है। और डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे विज्ञान के विकास से फायदेमंद हमें मिला है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वयं केंद्र यानी कि अपने ही केंद्र पर जो है परीक्षा होना, ये आपके विचार से क्या है? तो फ्रेंड्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होता है, इससे छात्रों को जो है नई जगह जाकर समायोजन का जो कष्ट होता है, यानी कि एडजस्टमेंट का जो उन्हें प्रॉब्लम होता है वो नहीं झेलना पड़ता है। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पहला है, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। सेकंड है, छात्रों में पर्यावरण की चेतना जागने के लिए। सी है, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और डी है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। हमें क्या करना है, पर्यावरण के प्रति चेतना को जाहिर करना है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है कि पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्वान बनाना। तो हमें क्या करना है, विद्वान नहीं बनाना है, हमें उनको केवल जागरूक करना है। ओके, हमें उन्हें पर्यावरणविद नहीं बनाना है। चलते हैं आगे। विद्यालय में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी रिस्पॉन्स होगा? पहला है, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं वो होती रहनी चाहिए। फिर है, यह केवल समय की बर्बादी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन सभी क्रियाओं को की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता होती है।
और लास्ट ऑप्शन है इन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों को भी सक्रिय व क्रियाशील रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे सूटेबल आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। जहाँ पर सर्वांगीण विकास आ जाता है तो वहाँ पर जो है वो ऑप्शन सीधा सीधा सही आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। पहला है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाला जाए। नेक्स्ट है छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट छात्रों का मनोरंजन हो जाए या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा का मेन जो मोटो है हमारा वो क्या है कि छात्रों को हमें पर्यावरण का ज्ञान दें। तो ज्ञान के अंतर्गत जो है वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं उसके अंतर्गत। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन डी भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की बात है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण जो शिक्षा है उसका मकसद केवल पर्यावरण को दूषित होने से बचाना ही नहीं है बल्कि पर्यावरण का संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना भी है। तो कंजर्वेशन और बाकी अदर जितनी भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत वो हम क्या करेंगे, पर्यावरण का जब ज्ञान दे देंगे तो वो सारी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी कोई स्पेसिफिक हम नहीं मान सकते कि केवल दूषित होने से बचाने का हमारा लक्ष्य होगा। ओके, चलते हैं आगे। विद्यालयी शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। यह सरकार का अपने दायित्वों से भागने जैसा है। बी यह उचित नहीं है। सी आवश्यक है क्योंकि सरकार शिक्षा पर शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती है। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो है वो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाके जो है वो सबकी शिक्षा व्यवस्था हो पाएगी। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर 30 करोड़ से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के अंदर। तो इस वजह से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सरकारी जो सिस्टम वो पर्याप्त नहीं है। ओके, और आप वर्तमान समय में तो वैसे भी सरकारी जो है स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस प्रकार के बच्चे जो हैं वो अब पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर आपको कम करवाना होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तम अधिगम वातावरण की क्या शर्त है। पहला है छात्र शिक्षकों के बीच अंतः क्रिया। फिर है शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार। फिर है छात्रों को प्राप्त मनोवैज्ञानिक व भौतिक सुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है हमारे आपके उत्तम वातावरण की शर्त के रूप में हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छात्रों को विद्यालय में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि छात्रों से समाज सेवा करवाई जाए। वी उनके सामने शिक्षक स्वयं अच्छे आदर्शों को प्रस्तुत करे। सी प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, कोई भाषणबाजी कुछ नहीं करनी है। हमें हमेशा अपने जो शिक्षक को स्वयं जो है अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है ना। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है वो कल भी आया था, तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था। तो क्यों उसमें था कि जो है वो महापुरुषों की महान लोगों की या वीरता जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए किस प्रकार की चीज़ें की जानी चाहिए। तो उसमें एक ऑप्शन था कि बच्चों को वीरों बड़े बड़े जो वीर हुए उनकी कहानियों का बखान करना चाहिए इस तरीके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भाषण देना, बखान करना, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है तो वो क्या हो जाता है, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना जाता है। हमेशा वो चीज़ ऑप्शन हमेशा सही होगा जहाँ पर बात हो रही होगी स्वयं करने की, करके सीखने की, या आदर्श को खुद अपनाने की, इस प्रकार की बातें हो रही होंगी तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। ओके, तो चलते हैं आगे। आई थिंक लास्ट जो हमारा टेस्ट था उसमें 13वां जो क्वेश्चन था वो था, उसमें जो है कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था। ओके, चलते हैं आगे। एक शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मेरे ख्याल से सब लोग आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये सोच एक अवैज्ञानिक सोच है, क्योंकि वर्तमान समाज में ये स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा इसको समाज से तुरंत जो है वो समाप्त कर देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है ना। यानी योग शिक्षा के विचार क्या है। तो पहला है इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह मनोरंजन का साधन है। या डी दोनों ही। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। चलते हैं आगे।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, यहाँ पर क्या हो रही है, आदर्श एवं नैतिकता के संबंध में आपका विचार है कि आदर्श और नैतिकता शिक्षकों की जुबान तक ही सीमित है। आदर्श एवं नैतिकता विद्यालय की चार दीवारी के अंदर तक सीमित है। आदर्श एवं नैतिकता का अभी तक भी पालन हो रहा है, या आदर्श एवं नैतिकता पुस्तकों तक ही सीमित है। तो ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न हो पाने का क्या कारण है। तो पहला, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी भावना का अभाव होना, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, योग्य शिक्षकों का चयन न होना, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही कारण हमारे शिक्षा व्यवस्था में गिरावट के कारण हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो बताइए कौन सा सही हो सकता है इसमें। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संस्कार जो है वो परिवेश के जो है अनुकूल होते हैं। ओके, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण करते हैं जब, पहला है, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दें, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें। तो देखो यहाँ पर जो है स्वयं की बात आ गई, तो सीधा सीधा ये ऑप्शन आपको सही कर देना है। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान यदि बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे तो इससे क्या होता है, मनोरंजन होता रहे तो क्या होगा फिर, कक्षा में अनुशासन ढीला पड़ जाएगा, पढ़ाई जो है वो रोचक बन जाती है, पढ़ाई का जो आधा असर नष्ट हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पढ़ाई रोचक बन जाती है। पढ़ाई यानी कि क्लास का जो माहौल है कुल मिला के हमें शिक्षण के दौरान उसको थोड़ा लाइट पे रखने की ज़रूरत है ना। एकदम स्ट्रिक्ट जो है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो क्लास के अंदर एक क्या कहते हैं, बोझ बन जाता है बच्चों के ऊपर, झेल जिसको कहते हैं, उस तरीके की क्लास नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में, पहला है, शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है, छात्रों का दोपहर का भोजन देने से संबंधित है, शिक्षा का स्तर उठाने से संबंधित है, या भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सब लोगों ने दे दिया होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो लक्ष्य है वो है भौतिक सुविधाएं बढ़ाना, है ना, जिसके अंतर्गत क्या क्या बातें हुई थी कि भाई कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, और एक बड़ा बरामदा होना चाहिए, और 2 एटलीस्ट टीचर होने चाहिए, जिसमें कि हो संभवतः अगर एक महिला टीचर हो तो वो ज़्यादा बेटर है ना। तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही जो तरीके हैं वो पाठ को रुचिकर बनाने के लिए हैं। यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है कि हम क्या करें, अतिरिक्त क्रियाओं द्वारा पाठ में शामिल करें, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि पाठ से जुड़ी हुई हो। फिर अलग जो है प्रकार की शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करें। और नेक्स्ट है, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करें। अब नियंत्रित करने का प्रयास का मतलब ये नहीं कि छात्रों को कंट्रोल करना, इसका मतलब ये होता है कि छात्रों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चलाने की कोशिश करना है, लेकिन कैसे, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काम करना है। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें इश्यू कराने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। ओके, पहला है खाली समय का सदुपयोग, दूसरा है अध्ययन की आदतों का विकास, फिर है ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन पाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। खाली समय का जो है वो अच्छा यूज हो जाता है, अध्ययन के लिए जो है बच्चों के अंदर आदत जो है वो डेवलप होती है, और साथ साथ जो पुस्तकालय है वहाँ पर तरह तरह की जो बुक्स होती हैं उसको पढ़ने के साथ बच्चों का जो है वो मनोरंजन भी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, किसी छात्र को कक्षा में श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करने के लिए बुलाना आप क्यों लाभदायक समझते हैं। तो इससे छात्र में आत्मविश्वास जो है वो जागृत होता है। इससे पता चल जाता है कि उस छात्र को वह प्रश्न पूरी तरीके से आता है या नहीं। इससे उस छात्र को सुंदर लिखने का अभ्यास होता है, और ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं आगे। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है, छात्रों को
चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण सामग्री का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर सब सारे ऑप्शन हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमें सब के सब करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पेडागोजी का क्या अर्थ है। तो पेडागोजी जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है, तो सब जानते हैं पेडागोजी का अर्थ क्या होता है, छात्रों में जो है पढ़ाने की कला और विज्ञान, तो वही क्या कहलाता है, पेडागोजी। नेक्स्ट है आप सड़क पर एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं, आपको कहीं से कोई शैक्षिक बातें सुनाई पड़ती हैं, तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप करेंगे कि आप वहाँ पर रुक जाएंगे और उन बातों को सुनेंगे, ठीक है ना। शैक्षिक बातें का मतलब ये नहीं कि कहीं पे क्लास पढ़ी जा रही होगी, कुछ भी जो है वो इन्फॉर्मेशनल चीज़ जो है वो अगर मिल रही है तो वो हम क्या करेंगे, उसको सुनने का प्रयास करेंगे, उससे नॉलेज लेंगे। इसी को कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, उसका प्रयोग किसको छोड़कर सबके लिए किया जा सकता है। पहला है संक्षेप में तथ्यों तथा आपसी संबंध दिखाने के लिए, बी है सूचना पर आधारित रपट तैयार करने के लिए, सी योजित चित्र दिखाने के लिए, और डी एक अनुच्छेद में सुधार करने के लिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड जो है उसका जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग से सूचना पट होता है। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। पहला है भाषा व विज्ञान को समेकित करना, फिर है वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, फिर है जीव शास्त्र रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र में समानताएं ज्ञात करना, और फिर है तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध को स्थापित करना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे जो सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है वो हम भाषाई रूप से उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसमें वैज्ञानिक जो है चीज़ें पढ़ते हैं, तो यानी कि दोनों ही चीज़ों का उसके अंदर समावेश होता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित किसी शहरी विद्यालय में किस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वाधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान, क्योंकि इस जगह पर छोटा सा ही फील्ड होगा या बहुत कम जगह वहां पर होगी। नेक्स्ट है यशपाल जो समिति है उसने निम्नलिखित में से किस विषय का मूल्यांकन किया था। पहला है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार, फिर है छात्रों पर शैक्षिक भार, फिर है शिक्षा का व्यावसायीकरण, या शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता। तो फ्रेंड्स जो यशपाल कमेटी है उसका जो मेन मोटो आप उसी के बेस पर आप जानते हैं कि क्या बना था, एनसीएफ 2005 बना था। तो उन्होंने जो है मेन उनका सूत्र क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके, तो मेन क्या था, छात्रों पर जो शैक्षिक भार है उसको कम करना, मुख्य विषय इनका यही था। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है, तो ये आप सब जानते हैं क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय सब जानते हैं कहाँ पर है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है छात्रों के साथ काम करना एक सुखद अनुभव है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो पूरी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, अनिश्चित है, या पूर्णतः। तो आप हमेशा क्या होंगे, इससे पूर्णतः सहमत होंगे, क्योंकि आपने भविष्य में उनके साथ काम करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा सहमत नहीं हो सकते। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी। पहला है चित्र, स्लाइड, फिल्म या मॉडल। तो जो सबसे उपयुक्त सामग्री होगी फ्रेंड्स यहाँ पर होगी वो होगी फिल्म, यानी कि अगर हम उनको कोई उससे रिलेटेड फिल्म दिखा देते हैं तो फिर तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी उनके लिए समझना। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर्यावरण के बारे में जो है जानकारी व कुशलता को विकसित करना पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। तो पहला है पर्यावरण का भौतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, या पर्यावरण से जुड़े हुए इतिहासवेत्ता। तो फ्रेंड राइट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इतिहासवेत्ता जो है वो पर्यावरण के अंदर शामिल नहीं है। ओके, बाकी और चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी
एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। भौतिक पक्ष जो हम आसपास देखते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी कि जो साइकोलॉजिकली जो चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं हमारे माइंड को, तो मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया। और सामाजिक पक्ष जो है, जो हमारा पास पड़ोस, आस पड़ोस, हमारा समाज। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद है? पहला है शांत व अत्यंत एकाग्र कक्षा। फिर है शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाली क्रियाशील कक्षा। नेक्स्ट है अति विशिष्ट कक्षा, जहां छात्र कहे जाने पर ही बोलते हों। और नेक्स्ट है अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। तो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो गई स्व अनुशासित। जहाँ पर भी स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो, हमेशा वो चीज़ सही होती है। क्योंकि वर्तमान में हम किस प्रकार के क्लासरूम्स की बात करते हैं? एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम, प्रजातांत्रिक कक्षा की बात करते हैं। ठीक है ना। तो उसी की बात जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि प्रजातांत्रिक जो कक्षा है उसका क्या मूल्यांकन है? तो पहला है सभी छात्रों की सहभागिता, छात्रों पर सीमित अंकुश, और छात्रों को बढ़ने की समान अवसर। तो यहाँ पर जो है ये तीनों प्रकार की चीज़ें आपके डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत होती है, यानी कि प्रजातांत्रिक कक्षा के अंतर्गत होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें उससे हमने अडॉप्ट किया है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की प्रजातांत्रिक कक्षाएं नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था कि जो टीचर है उसकी क्लास के अंदर एक तरह से तानाशाही चल रही है। टीचर जो है वो बच्चों को तरह तरह के दंड देते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं सबके सामने। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार की कक्षा के अंदर बच्चे जो हैं वो डरे हुए रहते हैं, तो वो प्रजातांत्रिक नहीं होती है। वर्तमान समय में क्या होता है, नई एजुकेशन पॉलिसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसके अंतर्गत क्लियरली हम क्या करेंगे, बच्चे को पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखेंगे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी क्या क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। और साथ के साथ उसके जितने भी क्वेरीज हैं उनको आपको सॉल्व करना वो आपका कर्तव्य है, चाहे वो कितनी बार भी पूछें। ओके। फिर है सभी छात्रों की सहभागिता, और सहभागिता का मतलब यही है कि जितने भी छात्र हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। आप कुछ पर्टिकुलर छात्रों को ही हमेशा, जैसे कि हमेशा से होता आया है कि जो तेज बच्चे हैं उन्हीं को जो है वो टीचर पूछ रहा है, उन्हीं से सब कुछ कर रहा है, उन्हीं को शाबाशी दे रहा है, और कुछ बच्चे जो हैं वो सोए पड़े हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर किसी की, प्रत्येक छात्र की कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हमें करवाना है, तब हम कहेंगे कि ये कक्षा कैसी है, प्रजातांत्रिक है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। पहला है छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ पर जो है पहले ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। हमें क्या करना है, छात्रों के अंदर एक बहुमुखी व्यक्तित्व तैयार करना है। बहुमुखी व्यक्तित्व जब उसके अंदर तैयार होगा तो उसकी जो सोच होगी वो क्या होगी, मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी, और वो हर दिशा में सोच सकता है। ओके। वहीं अगर संकीर्ण वातावरण होगा तो वहाँ पर बच्चों के माइंड भी संकीर्ण ही होंगे। ओके। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति, अब नई शिक्षा नीति कौन सी है, ये 2020 वाली नहीं है, 1986 वाली की बात हो रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, इनकी स्थापना किसके प्रशिक्षण हेतु हुई? तो आप सब जानते हैं कि जो जिले होते हैं उन जिले लेवल पर डाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर मेनली जो डाइट्स होती हैं वो किस लिए बनी हुई थी? जो डाइट्स है उनकी स्थापना जो है वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन के में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, और डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए जो है इसका मेनली निर्माण हुआ था। और साथ के साथ एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसमें किस प्रकार से टीचरों को ट्रेंड किया जाए, ताकि वो बच्चों को एक तरह से मनोवैज्ञानिक शिक्षा दे पाए, तो उसी के लिए जो है मेनली इनकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चे अपने आसपास के संसार से सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं। यह विचार किस दार्शनिक का था? तो यहाँ पर है प्लूटो, पेस्टालॉजी, फ्रोवेल या रूसो। तो फ्रेंड्स ये जो विचार है वो है रूसो का। ओके। रूसो क्या थे, एक प्रकृतिवादी थी, है ना। जो दार्शनिक होते थे फ्रेंड्स, जो फिलोसोफर, उनका भी अपना अपना कुछ दर्शन होता है प्रत्येक का। जैसे कि कोई जो है वो प्रकृतिवादी रहते हैं, कोई फिर आपका प्रयोजनवादी होते हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से अलग अलग जो है इनके कुछ दर्शन होते हैं। तो उसी प्रकार जो रूसो थे उनका दर्शन क्या था, प्रकृतिवाद था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे देश में छात्रों के लिए शिक्षा में प्रगति के साथ साथ सबसे अधिक आवश्यक है। तो सबसे अधिक आवश्यक क्या है शिक्षा की प्रगति के साथ साथ, तो वो है सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के विषय में जानकारी को प्राप्त करना और उसे दर्शाना। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में शिक्षा की प्रगति के साथ आवश्यक है। ठीक है, तब जाके वो सही तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है अधिकांश विद्यालयों में आजकल पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है, इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो अधिकांश विद्यालय यहाँ पर सरकारी विद्यालयों की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही लोग जो हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फ्रेंड्स। जो छात्रगण हैं उनका भी अब पढ़ने में मन नहीं है। ठीक है, उनका जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो दूसरे कामों में उनका मन लगता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर है शिक्षक जो गण है यानी टीचर्स हैं, उनका भी जो है वो मन नहीं लगता है, उनका मन जो है वो किस में लगता है, वो धरना प्रदर्शन करने में और अपने ट्रांसफ़र करवाने में, छुट्टियां कब मिलेगी, इस चीज़ों में लगता है। फिर है नेतागण यानी कि जो हमारे नेता हैं वो भी क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की जितनी जो ऊपर से बजट आता है उसमें उतना उस हिसाब से काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है एक छात्र यदि किसी शिक्षक के लिए अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है तो मैं क्या करूँगा। तो आप क्या करेंगे, छात्र को उसकी गलती का आभास कराएंगे, छात्र की ओर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक से उसकी शिकायत करूंगा और छात्र को दंडित करूंगा। तो फ्रेंड्स आप उसको क्या करेंगे, प्यार से समझाकर उसको उसकी गलती का एहसास करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एक विद्यालय में औसत छात्र को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो पाता है यह निर्भर करता है। तो कितना इफेक्टिव जो है वो निर्देशन का मतलब काउंसलिंग आप उस इंस्ट्रक्शन से लगा सकते हैं, तो ये किस चीज़ पर निर्भर करता है मेनली। तो फ्रेंड्स ये जो है वो कक्षा के शिक्षक पर निर्भर करता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है गृह कक्षा योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है। पहला है घोषणाएं करना, दूसरा उपस्थिति की जांच करना, तीसरा है निर्देशन प्राप्त करना और चौथा है अधिकारियों का चयन करना। तो मेनली जो गृह कक्षा योजना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो होगा निर्देश प्राप्त करना, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना या देना। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो पहला है 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। 5 एकड़ जो है वो रिक्वायरमेंट है राष्ट्रीय नियमों के अनुसार। नेक्स्ट है यदि एक सामुदायिक भवन एक विद्यालय का सामुदायिक भवन काफ़ी भव्य है तो इससे क्या अनुमान हम लगा सकते हैं। तो पहला है उसमें आधुनिक सामग्री से सुसज्जित उत्तम शिक्षण कार्य संपन्न होता है, उसमें कार्यरत शिक्षकों का मनोबल ऊंचा है तथा वे मनोयोग से कार्य करते हैं। सी एक उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास जो है हम ये मान सकते हैं इसका कि हम क्या है वहाँ पर एक उत्कृष्ट प्रशासन यानी कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है, तभी तो वहाँ पर जो है वो सामुदायिक जो विद्यालय है उसका जो भवन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या भव्य है। नेक्स्ट है विद्यालय भवन निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलित भवन माना जाता है। तो सर्वाधिक जो प्रचलित भवन माने जाते हैं वो होते हैं क्षैतिज भवन। ओके, नेक्स्ट है कक्षा में घुमावदार फर्नीचर व्यवस्था पर जोर दिया जाता है क्योंकि यह प्रभावी प्रबंधन में सहायक होता है। बी है यह अनुशासन को प्रभावी बना देता है। सी है छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाता है और डी है प्रभावी लागत के हिसाब से मितव्ययी व्यवस्था, प्रारंभिक लागत के हिसाब से मितव्ययी व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावी प्रबंधन में ये सहायक होता है क्योंकि जब इस प्रकार से ये गोल करके लगाते हैं आगे से इस प्रकार की चेयरें तो ज़्यादा ज़्यादा अप्रोच जो है वो टीचर कर पाता है क्लास के अंदर, तो इसलिए फर्नीचर इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए। गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में या आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में।
तो बताइए विद्यालय के अंदर मेन काम क्या होगा। तो इसका जो पुस्तकालय है उसका उपयोगिता होती है आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। तो यहाँ पर जो है सूचनाओं के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर। ओके, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है ऐसे नहीं है कि इसी के लिए जो है वो पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट है, छात्रों द्वारा पुस्तकालय के उचित प्रयोग के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों द्वारा ली जाने वाली पुस्तकों की निगरानी, छात्रों के लिए स्वयं पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तक चुनकर दे, छात्रों को स्वयं अपनी पुस्तकों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और छात्रों को पुस्तकालय में बात करने की आज्ञा ना दी जाए। तो क्या हो सकता है इसका? तो सबसे बेटर क्या होगा कि पुस्तकालय जो है उसमें छात्र अपनी पुस्तकों का चयन स्वयं करें, उनको पूरी तरीके से आज़ादी हो कि वो किस प्रकार के जो है पुस्तक कौन सी वाली लेनी चाहिए। हर प्रकार के जो राइटर्स हैं उन एक ही सब्जेक्ट के कम से कम 2-3 प्रकार के जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स वहाँ पर होनी चाहिए, और प्रत्येक जो राइटर है उसकी जो है उसके अलग जो है वो कॉलम होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग जो है वो एक तरह से उसकी एक अलग अलमारी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को सुविधा भी रहेगी और बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, गृह कक्षा योजना का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, यानी कि गृह कार्य का कौन सा काम नहीं है? उपस्थित लेना या घोषणाएं करना, अध्ययन आदतों का विकास करना, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं क्या होगा, इनमें से कोई ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, उपस्थिति लेना और घोषणाएं पढ़ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गृह कार्य योजना के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं आगे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के पुस्तकालय को होना चाहिए। पहला है विद्यालय एवं अध्ययन सामग्रियों का उत्तम संग्रहालय, फिर है छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने वाली एक प्रभावी इकाई, फिर है छात्रों के अध्ययन के लिए स्वस्थ व शांत वातावरण, और डी है छात्रों द्वारा गृह कार्य को उत्तम तरीके से पूर्ण करने का स्थान। तो पुस्तकालय क्या होना चाहिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर छात्रों को शैक्षिक जो सुविधाएं हैं सभी प्रकार की जो अभी हमने डिस्कस की उसको देने वाली ये प्रभावी इकाई होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो है 52 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को टेस्ट पसंद आया होगा। तो ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।